गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे आपके ज्योग्राफी का, जो कि है ह्यूमन रिसोर्सेज। इस चैप्टर में बेसिकली हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे और कहीं ना कहीं हम फोकस करेंगे कि क्यों ह्यूमंस को एक कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट रिसोर्स माना जाता है। ओके, कोई भी कंट्री तभी डेवलप कर सकती है जब वहाँ की पॉपुलेशन है वो एज ए यूटिलाइज्ड रिसोर्स की तरह काम करे कि तभी वो कंट्री इकोनॉमिकली आगे बढ़ पाएगी। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री की जो मतलब कोई भी कंट्री चाहे वहाँ पे अगर हम एक पल में हम ये छोड़ दें कि वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज को भी बाद में देखें, अदर मिनरल रिसोर्स भी अवेलेबल है, पर लेकिन अगर वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं होगी, वहाँ पे ह्यूमंस इस काबिल ही नहीं होंगे कि उन रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सके, तो उस कंट्री के रिसोर्सेज किसी काम के नहीं हैं। सो एज पॉपुलेशन एज ए रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, दोनों वे में, सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली। ओके, अब सबसे पहला टॉपिक ये है कि ह्यूमंस को क्यों कंसिडर किया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। ओके, हाँ, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में बहुत सारी अदर इरेलेवेंट चीज़ें हैं। ओके, उन पर हम फोकस नहीं करेंगे, इसमें केवल जो हम मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्रॉडली आप क्लास 9th में आप 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे, एक पूरा पॉपुलेशन के ऊपर पढ़ेंगे और दूसरा पीपल एज ए रिसोर्सेज और पॉपुलेशन एज ए रिसोर्सेज जो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन पाएंगे। तो इस वजह से सिंस आप क्लास 8th में हैं तो केवल मैं आपको जो इस चैप्टर में जो चीज़ें आपके लिए रिलेवेंट है केवल वही पढ़ाऊंगा, पूरा थरोली इस चैप्टर को कवर हम नहीं करेंगे। ओके, आइए सबसे पहला हम टॉपिक जो इसमें स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे व्हाई आर ह्यूमंस बीइंग कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। ह्यूमंस को सबसे बढ़िया या फिर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज क्यों माना गया। Okay, human have an incomparable ability to utilize the bounties of nature not only for the subsistence but also for generating long-term development values for them। इसका कारण क्यों है? क्योंकि हमारे पास ऐसी एबिलिटी है कि हम नेचर से मिले हुए जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको अपने फ़ायदे के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और केवल अपने ही फ़ायदे के लिए नहीं, आने वाले फ्यूचर में इन चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या उन चीज़ों में हम डेवलपमेंट ला सकते हैं। इस वजह से हम ह्यूमंस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज में से एक हैं। वी कैन मेक यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज टू फुलफिल आवर इमीडिएट नीड एज वेल एज क्रिएट मोर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। हम जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं उसको हम अपने इमीडिएट जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए तो करते हैं, और फ्यूचर में इनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम कैसे इनको और आगे जाके यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए भी हम अपने स्किल्स की हेल्प से हम काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, कैसे ये रिसोर्सेज को आगे जाके और अच्छे से कैसे ये यूज़ कर सकते हैं। हैंस ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रिसोर्सेज फॉर अ कंट्री एंड रिफर्ड टू एज एन ह्यूमन रिसोर्स। और इसीलिए ह्यूमन बींग्स को वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रिसोर्स कहा जाता है किसी भी कंट्री के लिए, और इनका हमेशा से हम एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज के तौर पर रेफर करते हैं। द डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेस मेड बाय द नेशन डिपेंड ऑन इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। कोई भी नेशन तभी डेवलप कर पाएगा, डिपेंड करेगा कि उसके यहाँ का पॉपुलेशन या फिर ह्यूमन रिसोर्स कैसा है। मीन्स यहाँ पर हम अगर बात करें कि केवल वहाँ किसी भी कंट्री ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो वहाँ का एज ए रिसोर्स नहीं कहलाएंगे। रिसोर्स वही चीज़ होती है जिसको कि हम अच्छे से यूटिलाइज कर सके। ओके, और अगर पॉपुलेशन अगर हम रिसोर्स को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, हेल्दी पॉपुलेशन होनी चाहिए, जब ही जाके वो पॉपुलेशन एज रिसोर्स हम यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज वो जो पॉपुलेशन है या फिर जो ह्यूमन रिसोर्स है ये हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगा। इफ़ पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं है तो उसकी कंट्री में जो इतनी भी रिसोर्सेज मिल रही है वो वेस्ट हो जाएगी। अगर पॉपुलेशन वहाँ की हेल्दी नहीं है तो दैट वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे पॉपुलेशन वहाँ पे डिक्लाइन होती जाएगी, एंड एज ए रिजल्ट वो कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पैसा केवल अपनी पॉपुलेशन की हेल्थ पर ही खर्चा हो जाएगा। तो एक कंट्री जब ही डेवलप कर सकती है, या क्या ह्यूमन रिसोर्स तभी आप यूँ बोल सकते हो एज ए एसेट काम कर सकता है, तब केवल कब कर सकता है जब उस कंट्री की पॉपुलेशन वेल एजुकेटेड हो, उसका एम्प्लॉयमेंट हो और एज वेल एज वो हेल्दी भी हो। ओके, तो यही इस पूरे टॉपिक में यही हमको डिस्कस करना था कि ह्यूमंस एज ए ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज हैं और क्या उन्हें
ग्रेटेस्ट रिसोर्स बनाता है और क्या ज़रूरत होती है ह्यूमन रिसोर्सेज को एज ए एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस। एसेट का मतलब ये होता है कि यूटिलाइजेशन, कि वो एक तरीके से जैसे कोई भी चीज़ हमारे लिए एज एन एसेट काम करती है तो इसका मतलब ये है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं, हमारे लिए फ़ायदे के लिए काम कर सकते हो। लायबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे पास है, हम उन पर उल्टा खर्चा कर रहे हैं, वो हमारे किसी काम नहीं आ रही है। लायबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे पास वो कोई चीज़ है पर लेकिन वो हमारे काम नहीं आ रही, उल्टा हमसे वो और उसमें इन्वेस्टमेंट डाले जा रही है और उसमें कोई हमें आउटकम नहीं मिल रहा है, उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। और एसेट एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। ओके, अब जो दुनिया भर में पूरे देश और दुनिया के डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं वहाँ पर जो है पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, इसका हमने ज्योग्राफी में जब हम टर्म ए में जब हम पढ़ रहे थे बुक ए में तब हमने मैप भी डिस्कस किया था। आपकी बुक में भी पेज नंबर 117 पे आपको मैप है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दी होगी कि जो डार्क कलर की जितने भी पोर्शन है वहाँ पर जो है पॉपुलेशन जो है वहाँ पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लाइट जो ड्राइंग्स है या फिर जो लाइट कलर्ड एरियाज़ है वहाँ पर। रीज़न, एक खास बात ये भी आती है कि ऐसे रीज़न से या तो वहाँ पर पानी की कमी है, या तो वहाँ पर टेरेन अच्छा नहीं, टोपोग्राफी अच्छी नहीं है कि वहाँ पे वेजिटेशन ग्रो हो सके, या फिर वो लोग टुंड्रा रीजन हम पढ़ चुके हैं, ऐसी जगह जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर स्नोफॉल रहती है, वहाँ पे किसी भी टाइप का वेजिटेशन ग्रो होना पॉसिबल नहीं है। और हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन किसी भी जगह पर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, वहाँ के क्लाइमेट पर, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन कम नज़र आती है। वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, मतलब वहाँ का जो लैंड टेरेन है वो कैसा है, वहाँ पे मिट्टी कैसी है, वो वेजिटेशन ग्रो करने के लायक है या नहीं है। क्योंकि जहाँ पर वेजिटेशन ग्रो हो सकती है, मीन्स जहाँ पर हम फसल या क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, केवल वहीं पर पॉपुलेशन रिसाइड करे, क्योंकि वहाँ पर उनको फूड एंड अदर रिसोर्सेज मिल पाएंगे। अगर वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करने के लिए एडवोकेट सॉइल कंडीशंस नहीं है, एडवोकेट क्लाइमेट कंडीशंस नहीं है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन कम हो जाएगी। वहाँ पर टोपोग्राफी टेरेन में एक और टोपोग्राफी टेरेन में एक और चीज़ आती है कि वहाँ का जो लैंड फॉर्म हो कैसा है, वहाँ पे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सकता है कि नहीं, वहाँ पे रोडवेज अच्छे से बन सकते हैं कि नहीं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिपेंडेंट करती है। इसीलिए इंडिया उन कंट्रीज़ में से है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। रीज़न यही है कि यहाँ का क्लाइमेट एडोक्वेट है, यहाँ की सॉइल अच्छी है, यहाँ का टेरेन अच्छा है। इस वजह से इंडिया, चाइना और अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है। वैरस अगर आप रशिया में चले जाएंगे तो रशिया एक ऐसी कंट्री है जो कि आधे से ज़्यादा जो रीजन है वो टुंड्रा रीजन में आते हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री हो गई, अफ्रीकन जैसी कंट्री हो गई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है। जैसे ऑस्ट्रेलिया जो पूरा रेगिस्तान वाला हिस्सा है, आप जानते हो आप रेगिस्तान में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होती, कारण हुआ कि वो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन है, वहाँ पे ना प्रॉपर वेजिटेशन है, ना पीने के लिए प्रॉपर पानी है। इस वजह से वो एक ऐसी कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो जाती है। इसके अलावा अफ्रीकन नेशंस हो गए या साउथ अमेरिका वाला रीजन हो गया, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। रीज़न यही है कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सट्रीम एंड पीपल जो हैं और ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस हो जाने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन ना ग्रो हो पाने की वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। ओके, और जैसे हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक किसी कंट्री को ग्रो करना है तो उसकी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एसेट जो होता है वो होती है उसकी पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन हेल्दी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो उस कंट्री के एसेट के तौर पर काम कर सकती है। ओके, अब इसमें एक और चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे, डेथ रेट, बर्थ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं डिटरमाइन करती है कि किसी देश में आने वाले समय में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ओके, जो टॉपिक है वो है कि क्या चेंजेस आता है कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है। ओके, population changes refers to a change in the size of the population during a specific period of time. The natural causes of population change are birth and
दैट ओके पॉपुलेशन किसी भी पॉपुलेशन चेंज हम बोलते हैं कि उसका मतलब क्या होता है किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में किसी रीजन में पॉपुलेशन में क्या चेंजेस है, आइदर पॉपुलेशन डिक्रीज हुई होगी या फिर इंक्रीज हुई होगी। ओके अब जो नेचुरल कॉजेज माने जाते हैं पॉपुलेशन में चेंजेस आने के लिए वो होते हैं बर्थ एज वेल एज डेथ। फॉर डेमोग्राफिक पर्पस बर्थ एंड डेथ आर मेजर्ड बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट रेस्पेक्टिवली। अब डेमोग्राफिक पर्पस के लिए हम लोग मीन्स डेमोग्राफिक सर्विस के तौर पे हम लोग जो भी अथॉरिटी होती है वो बर्थ और डेथ को मेजर करती है विद रेफरेंस टू बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट करस्पॉन्ड्स द रेशियो ऑफ टोटल बर्थ द पॉपुलेशन इन स्पेसिफिक एरिया। ओके वहाँ पर जितनी पॉपुलेशन होती है उसके कंपैरिजन में वो लोग कंपेयर करते हैं कि सर्टेन एक रीजन लिया उन्होंने और वहाँ पर उन्होंने ये करा कि वहाँ पर टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उस टोटल पॉपुलेशन के विपरीत ने उसके अगेंस्ट कितने ज़्यादा बर्थ हुए। ओके उसको हम बोलते हैं बर्थ रेट। इट इज़ यूजली एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ बर्थ एवरी ईयर पर 1000 पीपल इन अ स्पेसिफिक एरिया। और इसको जब आप डाटा देखते हैं तो पर 1000 पीपल्स पे कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उसके बारे में डाटा रहता है। लाइक जैसे 89 बर्थ रेट है। ओके तो बर्थ रेट मतलब वहाँ पे क्या हो गया कि 89 बच्चों ने जन्म लिया है पर 1000 पीपल पर। ओके ऑन द अदर हैंड डेथ रेट रिफर्स द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेथ्स टू द पॉपुलेशन। और वैसे ही डेथ रेट भी सेम ऐसे ही होता है, डेथ रेट भी मेजर किया जाता है पर 1000 पीपल पे। ओके मतलब कि जैसे लाइक 40 वहाँ किसी सर्टन एरिया का डेथ रेट है तो इसका मतलब है कि 40 पीपल्स वहाँ पे डाई किए हैं पर 1000 पीपल पर। ओके The difference between the birth rate and the death rate of a country is called the natural growth of its population। और जब इन दोनों ही बर्थ रेट और डेथ रेट का जब हम डिफरेंस करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर नेचुरल ग्रोथ हुई, मतलब किस तरीके से वहाँ पे पॉपुलेशन तो ग्रोथ हुई और वो भी नेचुरली। ओके दोनों का माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है पर 1000 पीपल। ओके इफ द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट दैन देयर इज एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। अगर बर्थ रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेथ रेट, अगर जैसे लाइक बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है इसका मतलब है कि वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई क्योंकि वहाँ पे पर्सन मरे नहीं है ज़्यादा, इनफैक्ट ज़्यादा जन्म लिए हैं। और अगर किसी एरिया में डेथ ज़्यादा होती है और बर्थ रेट कम रहता है तो वहाँ पर इंसानों की जनसंख्या ज़्यादा मरी एज कम्पेयर टू द न्यूली बॉर्न। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर पॉपुलेशन में डिक्रीमेंट हुआ है। ओके इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसी भी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाली जाती है कि वहाँ पर एवरेजली कोई पर्सन कितने समय तक के लिए जी सकता है। ओके इससे पहले जब भारत आज से करीबन 40 से 50 साल पहले की हम बात करें तो इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो ज़्यादा नहीं थी, मतलब कि जो लाइफ एवरेजली कोई पर्सन 50 ईयर्स हार्डली जी पाता था। रीज़न ये था कि उस समय ज़्यादा बीमारियां थी, उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता था या समय रहते वो बीमारी को डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। और उस समय ऐसी बहुत सारी अदर बीमारी भी थी, डिजीज़ भी थी जो कि क्यूरेबल नहीं थी। लाइक ट्यूबरक्लोसिस था, टीबी थी, टीबी जो कि बहुत कॉमन बीमारी थी। एक उसी दौरान एक महामारी कुछ ऐसी फैली थी हैज़र टाइप की बीमारी जिन्होंने काफ़ी लोगों को इफेक्ट किया था। इस वजह से जब एन एवरेज हम वहाँ पे निकालते हैं किसी भी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो उससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। ओके 40 से 50 साल पहले इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी। रीज़न यही था कि उस समय प्रॉपर हेल्थ सर्विस ना होने की वजह से बहुत से लोगों को प्रॉपर हेल्थ सर्विस ना मिलने की वजह से उनकी जान बहुत जल्दी एजेस में चली जाती थी। बट लेकिन इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 65 ईयर्स to 70 ईयर्स के बीच में रही है। इसका मतलब ये है कि डेथ रेट हमारा कम हुआ है। ओके इसका मतलब ये भी है कि हमारे यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है। ओके बीमारियाँ बहुत जल्दी डिटेक्ट हो रही है, एज वेल एज इनका इलाज भी मिल पा रहा है। इस वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंसान मतलब हमारे यहाँ नेशन की बढ़ती जा रही है। ओके इसके अलावा एक और फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन में चेंज लाने के लिए, वो है इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन। ओके अब इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है और माइग्रेशन का मतलब क्या होता है जानते हैं। Migration is another reason for the change in the size of the population. Migration is the movement of people into
एंड आउट ऑफ अवर कंट्री। माइग्रेशन हिंदी में हम उसको पलायन बोलते हैं, जब कोई पर्सन किसी एक जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाके बस जाता है ना। बहुत से ऐसे पीपल्स होते हैं जो कि गाँव से जाके शहरों में जाके बसते हैं ताकि वहाँ पर उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट मिले। बहुत से ऐसे पीपल्स होते हैं जो कि देश छोड़ते हैं और अदर कंट्रीज में जाके जॉब करते हैं जस्ट बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलता है। सो ये भी एक कोई ना कोई बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है कि वहाँ पर पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आए। अगर सालों साल अगर हर साल अगर 10,000 पीपल्स भी जाके किसी दूसरी कंट्री में बस रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो वहाँ पे पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ चेंज आपको दिखेगा। नाउ people who leave a country are called immigrants while those who arrive in a country are called immigrants। ओके, अब इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन में मतलब अंतर क्या होता है। अब कोई पीपल अपना मतलब सपोज कीजिए मैं अगर अपना देश छोड़ के कहीं दूसरे देश में जाके बस रहा हूँ तो मैं इमिग्रेट कर रहा हूँ, यानी कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो इमिग्रेट IMIGRATE इमिग्रेट कर रहा हूँ। वेयर एज अगर कोई दूसरे देश का इंसान अगर हमारे यहाँ आके सेटल हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इमाइग्रेंट, क्योंकि बाहर से हमारे यहाँ के सेटल हुआ है। तो इमिग्रेशन का मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारे देश से कोई इंसान किसी दूसरे देश में जाकर सेटल हो गया। और इमाइग्रेशन का मतलब ये होगा कि कोई बाहर से कोई इंसान अपने देश में आकर सेटल हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन में चेंजेस लाने के लिए। ओके, नाउ इसके अलावा चैप्टर में कुछ भी रिलेवेंट नहीं है जो कि आप इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट हायर क्लासेस में आएंगे क्लास 9 में तो पूरा चैप्टर ही हम पॉपुलेशन की बेसिस पर पढ़ेंगे। वहाँ पे हम डिफरेंट स्केल्स से मेजर करेंगे। तो इस चैप्टर में केवल हमें इतना जानना था कि पॉपुलेशन किसी कंट्री के लिए एज अ रिसोर्स कब साबित होगी, जब उस कंट्री की पॉपुलेशन वेल एजुकेटेड होगी तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उसकी जो आप बोल सकते हो उसकी लाइफ अच्छी होगी, वो हर तरीके के फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाएगा, सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाएगा और कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता जाएगा। बट लेकिन अगर किसी कंट्री में दोनों ही चीज़ ना ही उसको एम्प्लॉयड नहीं अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो उसको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो उसको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वो यूज़ नहीं कर पाएगा एंड एज अ रिजल्ट वो पॉपुलेशन धीरे धीरे एज अ लायबिलिटी बनती जाएगी और कहीं ना कहीं सरकार का सारा जो पैसा होगा वो अपनी पॉपुलेशन के वेलफेयर के काम में ही निकल जाएगा और वो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर पाएंगे। ओके, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि इस चीज़ से जूझ रही है, जिसकी जो पॉपुलेशन बढ़ती तो जा रही है बट वो पॉपुलेशन रिसोर्स के तौर पर इतनी हेल्पफुल नहीं हो पा रही है। ओके, गवर्नमेंट को अभी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, चाहे उनका एजुकेशन पे हो, चाहे ज़्यादा रोजगार देने में हो या फिर प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस सब तक पहुँचे। इसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। जब तक हमारा देश डेवलप नहीं कर पाएगा या अच्छे तरीके से उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार जब तक नहीं आएगा, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं हो पाएगी या एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एक इंसान तक नहीं पहुँच पाती, तब तक हमारा देश एक प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिकली डेवलप नहीं किया। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।